Hey guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Pen Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it on my channel. Before any delay, let's get started with the new topic. हैव में जो फर्स्ट ए है वो हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो दिया हुआ है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी ये बहुत रेयर फैक्टर है। ये इनसफिशिएंसी जो होती है वो रेयर फैक्टर है। ये अनकॉन्शियस पेशेंट को अनकॉन्शियस कर देती है। ठीक है, जब एड्रेनल क्राइसिस होगा, एड्रेनल क्राइसिस या फिर अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं एड्रेनल क्राइसिस। क्राइसिस मींस जब एड्रेनल की कमी होगी तो कॉर्टिसोल जो होता है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में से रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एड्रेनल कॉर्टेक्स का। और ये क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारे बॉडी में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। क्या करता है ये? स्ट्रेस को हमारे बॉडी में रिड्यूस करता है और हमको सर्वाइवल के एसेंशियल्स देता है। जैसे कि सरवाइव करने के लिए आपको एड्रेनल कॉर्टेक्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रेस रिड्यूस करता है और आपका सर्वाइवल मेंटेन करता है। जब एड्रेनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तब बॉडी में इनसफिशिएंसी इसकी एड्रेनल की अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी तभी होती है। और ये बहुत रेयर केस है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रॉय होना, उसकी वजह से अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी होना, ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर केस है। ठीक है, बिकमिंग कॉमन मीन्स जो हमारा अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी कॉमन हो रही है अभी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी ले रहा है, एक्सटेंसिव यूज कर रहा है, एक्सटेंसिव यूज मींस बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई पर्सन ले रहा है, उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम होगी? अक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी का उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चल रहा है तो आपको क्या होगा? ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स जो होता है यहाँ पे वो सप्रेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सप्रेस मीन्स कम हो जाएगा। ये हार्मोन रिलीज होना कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? अक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सेस लेने की वजह से ACTH जो होता है वो कम रिलीज होता है। उसके वजह से हमारा क्या होता है? एड्रिनल एट्रोफी हो जाती है या फिर फेलियर टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्स, देखो पहले वो स्ट्रेस कम करता था लेकिन अब आपको प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई है। अब क्या होगा? अब जो स्ट्रेस है वो आपका बेयर नहीं होगा, फेल हो जाएगा रिस्पॉन्स देना बॉडी स्ट्रेस के अगेंस्ट, और एड्रिनल एट्रोफी हो जाएगी। अब देखेंगे हम डेंटल कंसिडरेशन। अक्यूट एड्रेनल जो इनसफिशिएंसी पेशेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस लेवल को बेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ब्लड में उनका स्टेरॉयड लेवल इंक्रीज करेंगे। एक्सोजीनियस स्टेरॉयड्स देके उनको स्ट्रेस रिडक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। उनका अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो माइनर ऑपरेशन होगा और आपको LA एकदम लो लेवल पे लगाना है। माइनर ऑपरेशन होगा, आप उसको स्टेरॉइड्स देंगे 2 आवर्स बिफोर एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके, उस पेशेंट को एस्पिरिन या कोई एनसिड्स आपको नहीं देना है क्योंकि ये रिस्क इंक्रीज करता है पेप्टिक अल्सर का। ससेप्टिबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के यहाँ पे ज़्यादा जब हम सिस्टमिक स्टेरॉयड देते हैं। और यहाँ पे एकदम हमको एंटीबायोटिक्स नहीं देना है पेशेंट को। ठीक है,
एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जब हम स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स बाहर से देते हैं, उसे कहते हैं एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स। और जब एंडोजीनियस स्टेरॉइड्स, जब एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड निकलता है, कॉर्टिसोल, उसको बोलते हैं एंडोजीनियस। सो एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी कैसे करेंगे? पेशेंट का आप पहले क्या लेंगे? हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री लीजिए, उसको क्वेश्चंस करिए कि क्या क्या उसको प्रॉब्लम है, उसको क्यों एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो रही है, उसको प्रिवेंट करने का हम ढूंढेंगे। पहले पहले उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसको क्वेश्चंस करेंगे कि क्या लेता है वो, क्या नहीं लेता है, कौन से ड्रग्स लेता है। तो इसको हम मैनिपुलेट करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बंद करके उसको देंगे इन अ डोज ऑफ 20 mg हम देंगे। ठीक है, 20 mg और या आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, वाया ओरल दे सकते हैं, या फिर आप पेरेंटल रूट दे सकते हैं। यहाँ पे कैसे दे सकते हैं? ओरल रूट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप पेरेंटल रूट प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ओके, और ये कितने टाइम पीरियड में देनी है आपको? कितने टाइम पीरियड में देनी है आपको? ये देनी है 2 weeks और लॉन्गर कंटिन्यूस पीरियड्स होंगे इसके, विद इन द 2 years ऑफ डेंटल थेरेपी। 2 साल की जो आपकी डेंटल थेरेपी के अंदर अंदर आपको 2 weeks का, या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं आप, कंटिन्यूस पीरियड में आपको ये 20 mg ओरल या फिर पेरेंटल ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं पेशेंट को। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ये प्रिवेंशन है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि पेशेंट को, अगर आप पेशेंट कर रहे हैं और उसको अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी का अटैक आया, तो उसको कैसा फील होगा? उसको नौजिया होगा, उसको फटीग होगा, वोमिटिंग जैसा होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन, पेशेंट का दिमाग जो है एक लेवल पे नहीं रहेगा। ओके, पेन होगा उसको बैक रीजन में, ये सिम्टम, ये क्लिनिकल फीचर मेन है। पेन होगा बैक रीजन में, एब्डोमेन और लेग्स में पेन होगा। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और उसकी अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। ये क्लिनिकल फीचर्स है अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी का। मैनेज कैसे करेंगे आप जो भी अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तुरंत उसे आप स्टॉप करेंगे, सारे डेंटल प्रोसीजर स्टॉप करेंगे, उसका मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस, उसको आप बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के आपको क्या देने हैं? डोजेस देने हैं। ओके, 20 mg आप उसको हाइड्रोकॉर्टिसोन्स देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स 200 mg देंगे, रिपीट करेंगे 4 to 6 hours के अंदर इसको, और उस पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में आप ट्रांसफर करेंगे। और ये जो आप हाइड्रोकॉर्टिसोन्स लगाएंगे, ये कितने mg का होना चाहिए? 200 mg का। ओके, और आप इसको कैसे देंगे? आईवी देंगे, इंट्रावेनस। आपको क्या देना है? ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे 200 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन्स 4 to 6 hours रिपीटेडली आप देंगे। अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, आईवी देंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे, वाइटल साइंस आप मॉनिटर करेंगे, और सारा अपना डेंटल प्रोसीजर स्टॉप कर देंगे। ये सारी है मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे अक्यूट एड्रेनल इनसफिशिएंसी का। नेक्स्ट हम जाएंगे अब एनाफाइलैक्सिस। पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इम्यून रिएक्शन है फॉरेन बॉडी का। जैसे अगर, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग मतलब पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ये इम्यून रिएक्शन है। फॉरेन बॉडी मटेरियल अगर आपके बॉडी में जाएगा तो रिएक्शन बाय फर्स्ट एंड सिंगल एक्सपोजर टू ड्रग। कोई भी पर्सन है उसको पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है, तो पहली बार आप जब वो उस ड्रग के थ्रू आ रहा है फर्स्ट टाइम, और सिंगल डोज में ही उसको ये रिएक्शन चालू हो जाएगा, तो मतलब ये एनाफाइलैक्सिस है। ओके, सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी होगी उसको, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। कैसे? उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीवीएस कोलैप्स हो जाएगा। ओके,
रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका डिप्रेस हो जाएगा, मींस वो रेस्पायर करने में उसको प्रॉब्लम होगी, हार्ट बीट उसकी स्लो फास्ट हो जाएगी, स्किन में रिएक्शन हो जाएगा उसके, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें होंगी एनाफाइलैक्सिस में। सीवियर हाइपरसेंसिटिविटी, सीवीएस कोलैप्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन एंड स्किन रिएक्शन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जैसे कि अगर ड्रग गया तो कैसे बॉडी मैकेनिज्म करेगी वो हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। जैसे कि ये फॉरेन बॉडी आई आपके बॉडी के अंदर, ओके, ये बॉडी है पर्सन की, ये बॉडी के अंदर आई फॉरेन बॉडी। जब ये फॉरेन बॉडी एंटर करेगी बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइट्स आएंगे, फैगोसाइटोसिस करेंगे। ओके, यहाँ पे और क्या होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे एक दूसरे में और ट्राई करेंगे एंटीजन को किल करने के लिए। ये एंटीजन है, ओके, ये वाला एंटीजन है, और एंटीबॉडीज आएगा उसको अटैच करेगा और ट्राई करेगा कि एंटीजन को वो किल कर दे। इसमें क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होता है, जो स्मूथ मसल्स थी यहाँ पे उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो वॉल्स होती है ब्रोंक्यूल्स की वो भी स्मूथ मसल्स की बनी होती है, तो उसके वजह से ब्रोंक्यूल्स का भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज की, वॉल्व्स और जीआईटी ट्रैक की, पल्मोनरी आर्टरी, जीआईटी ट्रैक, और क्या बताया मैंने, ब्रोंक्यूल्स। ओके, ये सारे में क्या होता है, स्मूथ मसल्स होती है, और मैंने बोला स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। जो कैपिलरी परमिएबिलिटी होती है, कैपिलरीज में आपका सेल जाएगा और किल करने का कोशिश करेगा, इडिमा होगा, उसकी वजह से बॉडी में रैशेस आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस होगा। एनाफाइलैक्सिस इस पता चलेगा कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस है, इडिमा हो जाएगा और उसका कैपिलरी परमिएबिलिटी हो जाएगी। कैपिलरी परमिएबिलिटी मींस ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती है, ये स्किन है, छोटी छोटी जो इसमें कैपिलरीज होती है इसका डायलेशन हो जाएगा, डायलेट हो जाएगी ये। तो जब डायलेट होगी तो लिक्विड आपका जो बॉडी में है वो ऐसे ऊपर आएगा और यहाँ पे इडिमा हो जाएगा। ओके, रेडनेस आ जाएगी हल्की हल्की, कैपिलरी में जब ब्लड बढ़ जाएगा तो उसमें रेडनेस आ जाएगी। तो उसके वजह से ये बताएगा कि ये एनाफाइलैक्सिस है और इसमें पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ओके, दिस इज अ पैथोफिजियोलॉजी, कैसे एनाफाइलैक्सिस शॉक होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं यहाँ पे, क्यूटेनियस, रेस्पिरेटरी, सीवीएस और जीआईटी। ओके, सीवीएस क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यूटेनियस में क्या क्या होगा, क्यूटेनियस में आपको इचिंग होगा जिसे बोलते हैं प्रूराइटिस, रैशेस हो जाएंगे जिसे बोलते हैं यूटिकेरिया। ओके, और पेनलेस स्वेलिंग हो जाएगी, जब स्वेलिंग होगी आपको और वो पेनलेस होगी, पेन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं एंजियो एडिमा। ओके, जर्नलाइज इरिथमिया, जर्नलाइज इरिथमिया क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं, पूरी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसे बोलते हैं जर्नलाइज इरिथमिया। अब रेस्पिरेटरी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी में आपको वीजिंग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, कफिंग होगी, पेशेंट को डिस्निया हो जाएगा, लैरिंग्स में लैरिंजियल इडिमा हो जाएगा, लैरिंग्स के अंदर आपका
फ्लूइड एक्यूमुलेशन और स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, रेस्पिरेटरी अरेस्ट मीन्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट मीन्स बंद हो जाएगा। ओके, स्ट्रिडर हो जाएगा हाई पिच विस्लिंग साउंड। विस्लिंग साउंड होएगी एकदम हाई पिच की। ओके, कब? जब आप ब्रीथ करेंगे, जब पेशेंट आपका ब्रीथ करेगा तब श्रिडर हो जाएगा विस्लिंग साउंड। विसल मीन्स सीटी जो बजाते हैं हम, वैसी साउंड आएगी ब्रीदिंग के टाइम एकदम हाई पिच की, उसे बोलते हैं श्रिडर। सीवीएस में क्या हो जाएगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में शॉक होगा, टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज इन द ब्रेथ, लाइट हेडेडनेस हो जाएगा, हाइपोटेंशन लो, बीपी आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, कार्डियक स्टॉप हो जाएगा, कार्डियक जो आपका पल्स रेट है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, कार्डियक डिसरिथमिया मीन्स जो उसकी रिदम है उसका डिसफंक्शन हो जाएगा। मीन्स आपकी रिदम पर्टिकुलर जो चलती थी वो नहीं चल के कम या ज़्यादा, कम ज़्यादा ऐसे चलेगी, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होगा। जीआईडी ट्रैक में क्या क्या होगा? जीआईडी ट्रैक में नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, एब्डोमिनल में पेट में आपके क्रैम्प्स आएंगे, मरोड़, ठीक है। यूरिनरी इनकंटिन्यूंस होगा, जो यूरिन आएगा आपको इनकंटिन्यूअस होगा। इनकंटिन्यूअस मतलब थोड़ा आएगा फिर थोड़ा बाद में, फिर थोड़ा कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा। डायरिया हो जाएगा। डायरिया मीन्स आपको रैपिड बाउल मूवमेंट होता है और वॉमिटिंग होती है। ब्लड का वाटर लेवल जो डायरिया में है वो लॉस हो जाता है बॉडी में से थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू जब वॉशरूम आदमी जाता है। ओके, बाउल मूवमेंट होगा। टेनिसमस में क्या होता है कि फील होगा कि आपको बाउल मूवमेंट है, ठीक है, बाउल मूवमेंट हो रही है, आपको वॉशरूम जैसा फील होगा कि फ्रेश होने आपको जाना है, लेकिन भले ही आपका कोलॉन जो है वो पूरा एम्प्टी रहे, भले ही आपके कोलॉन में कोई भी वेस्ट मटेरियल ना फिल रहे, फिर भी आपको फील होगा कि आपको बाउल मतलब फ्रेश होने आपको जाना है। इसे बोलते हैं टेनिसमस। ये है क्लिनिकल फीचर्स क्यूटेनियस स्किन में, रेस्पिरेटरी में, कार्डियक हार्ट में और जीआईटी में क्या क्या होते हैं। डेंटल कंसिडरेशन क्या है एनाफाइलैक्सिस का? कि पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो आप पूछेंगे उससे कि कोई एलर्जिक ड्रग ले रहा है या उसको पर्टिकुलर टाइप की एलर्जी तो है या नहीं है। प्रिकॉशंस वो क्या क्या लेता है, वही ड्रग्स। आप जब एलए लगाएंगे तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं कि एलए आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जब एनाफाइलैक्सिस होता है पेशेंट को तब एलए हम अवॉइड करते हैं। पेन, ओरल एनाल्जेसिक देंगे आप, पेन किलर ऐसा देंगे जब उसको पेन होएगा तो जो ओरली एनाल्जेसिक्स होती है वो आप देंगे। एलर्जी टेस्टिंग करेंगे पेशेंट का, और जो जो चीज़ों से उसको एलर्जी है उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। ये टेस्टिंग होगी डेंटल काम करने से पहले। अगर आप एलर्जी टेस्टिंग पैच कर रहे हैं पैच थ्रू, तो आपको उस टाइम पे आपका डेंटल असिस्टेंट अवेलेबल होना चाहिए। जो भी मेडिसिन्स इस इमरजेंसी में काम आती है वो सारी मेडिसिन्स आपके क्लिनिक में अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल में। ओके, मैनेज कैसे करेंगे आप? जब पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस शॉक लगेगा, एनाफाइलैक्सिस होगा, इमरजेंसी आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसे आप टर्मिनेट करेंगे, स्टॉप करेंगे। एलर्जिक रिएक्शन जो हो रहा है पहले पहले आपको स्किन में दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ एलर्जी हो रही है, एलर्जी होना स्टार्ट हो गई है। ओके, एनाफाइलैक्सिस होगा।
एंटी हिस्टामिन आप उसे देंगे आईवी या फिर आईएम देंगे, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर आप उसको एंटी हिस्टामिन देंगे। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन, लेग एलिवेटेड रहेगा उसका, क्लियर अपर एयरवे, पेशेंट को कंजेस्टेड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसका एयरवे, उसको अच्छे से ब्रीदिंग आनी चाहिए, उसको अच्छे से आप ऑक्सीजन दीजिए। पेशेंट का बीपी पल्स चेक करिए जब तक पेशेंट बेटर कंडीशन में ना आ जाए। उसको ऑक्सीजन दीजिए। ऑक्सीजन कितना देना है? 5 से 6 लीटर पर मिनट आपको ऑक्सीजन देना है। 0.5 ml ऑफ 1:1000 एपिफेरिन देंगे आप उसको इंट्रामस्कुलर, ओके। जो फॉलोड कर रहेगा किसके? क्लोरामफेनिरामाइन 10 mg IV, ओके। या फिर आप देंगे 20 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन्स रिपीटेडली 5 मिनट तक रिपीटेडली आप देंगे 5 मिनट के इंटरवल में, ओके। एड्रेनालिन देंगे। एड्रेनालिन के साथ क्या देंगे? क्लोरोफेनिरामाइन और इंट्रावेनस देंगे हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, ठीक है। उसका बीपी पल्स आप चेक करिए जब तक पेशेंट बेटर कंडीशन में ना आए, ओके। एड्रेनालिन आपको देना है फिर आईवी अंटिल सीवियरली, मींस जब तक पेशेंट एकदम सीवियर कंडीशन में नहीं चले जाता तब तक आप एड्रेनालिन नहीं देंगे। जब आपको लग रहा है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और सीवियर कंडीशन हो रहा है, सीवियरली इल हो रहा है, कोई पल्स नहीं दिख रही है, तब आप एड्रेनालिन देंगे आईवी इंट्रावीनस, ओके। अगर पेशेंट का ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है, ब्रोंकोस्पाज्म मींस ब्रोंकस जो होता है एयरवे बंद हो रहा है, ठीक है, और उसमें स्पाज्म मींस कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, अब ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या देंगे? साल्ब्यूटामॉल देंगे कि उस एरिया ब्रोंकस आपका डायलेट हो जाए। आपको पूरा वाइटल साइंस चेक करते रहना है। अगर आपका स्पाज्म नहीं ठीक हो रहा है, लेरिंजोस्पाज्म हो रहा है और वो नहीं ठीक हो रहा है, तब आप क्या देंगे? क्या करने बोलेंगे उसे? क्रिकोथायरोटॉमी। क्रिकोथायरोटॉमी स्पेशलिस्ट करेगा आके आपकी क्लिनिक में, या फिर आप ट्रांसफर करेंगे उसे हॉस्पिटल में क्रिकोथायरोटॉमी करने के लिए। अगर आपका लेरिंजोस्पाज्म रिलीफ नहीं हुआ तब एपिनेफ्रिन आपने दिया लेकिन फिर भी आपका स्पाज्म खत्म नहीं हो रहा है, तब आप इमरजेंसी में ट्रांसपोर्ट करेंगे और क्रिकोथायरोटॉमी करेंगे। तो क्या क्या ड्रग्स हम देते हैं? हम देते हैं 1:1000 एपिनेफ्रिन, ठीक है। फॉलो करेंगे उसको क्लोरोफेनिरामाइन और हाइड्रोकॉर्टिसोन्स के साथ। अगर पल्स रेट बहुत डाउन हो गई है, पल्स नहीं दिख रही है और सीवियरली पेशेंट इल हो गया है, तब हम जाएंगे एड्रेनालिन के तरफ, ओके। ये था मैनेजमेंट एनाफाइलैक्सिस का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वेजोवेगल सिंकोप। वेजोवेगल सिंकोप हम कैसे ट्रीट करेंगे, मैनेज करेंगे, वो हम देखेंगे अब। वेजोवेगल सिंकोप, वेजोवेगल सिंकोप क्या है? ये है इमरजेंसी जब आपका कॉन्शियसनेस लेवल, ये ट्रांजिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल है। यहाँ पे पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल तुरंत डाउन हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द सेरिब्रल इस्चेमिया। उसको सेरिब्रल जब इस्चेमिया हो जाएगा उसकी वजह से पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो कोलैप्स हो जाएगा और डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर सप्लाई टू द ब्रेन। और अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली उसकी वजह से आपको वेजोवेगल सिंकोप आ सकता है। दो फैक्टर्स इसमें है कैसे आपका बीपी फॉल होगा। बीपी कैसे फॉल होगा? जब वेजो डायलेशन होगा। वेजो डायलेशन मीन्स जब आपका जो वेसल्स है वो डायलेट होगा। वेसल्स आपकी डायलेट होंगी। ये वेसल्स है, ये पहले ऐसी थी, फिर ये डायलेट होके मतलब इनका डायमीटर इंक्रीज हो गया। तब जब डायमीटर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्टेड होगी, अगर इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर दे रहा है, अगर आप इसको थोड़ा डायलेट कर दो, ऐसे खोल दो, तो इसमें प्रेशर आपका जो है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द पेरिफेरीज। पूलिंग ऑफ द ब्लड मींस
आपके जो ब्लड वेसल्स है उसके पेरिफेरी में आजू बाजू के एरियाज में क्या हो जाएगा, ब्लड का पूलिंग, ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा। वेगल स्टिमुलेशन क्या है, जब आपका स्लो हार्ट रेट होगा उसकी वजह से ये दोनों फैक्टर क्या करेगा, फॉल इन द बीपी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा और इसकी वजह से वेजोवेगल सिंकोप आएगा। साइंस और सिम्टम्स क्या है, नोजिया फील होगा, कंफ्यूजन पेशेंट को फील होगा, वीकनेस आएगी, स्वेटिंग होगी, हाइपोटेंशन होगा, बीपी लो हो जाएगी, लाइट हेडेडनेस होगा, स्लो पल्स रेट उसका चलेगा और थ्रेडी होगा वो। कॉजेस क्या है, कॉजेस पोस्चरल चेंज, पोस्चरल चेंज मीन्स पेशेंट बैठा है और वो तुरंत उठा, उसने अपना पोस्चर चेंज किया और उसके ब्लड प्रेशर में 20 mm ऑफ Hg का यूनिट लो हो गया। तो इसे कहते हैं जब आप पोस्चर चेंज करेंगे तब आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, उसकी वजह से क्या आ सकता है, वेजोवेगल सिंकोप आ सकता है। एनोक्सिया, जब ब्रेन को सप्लाई पूरा बंद हो जाएगा, आपका ब्रेन को कुछ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा, तब आपको वेजोवेगल सिंकोप आ सकता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत पेन हो रहा है उसकी वजह से वेजोवेगल सिंकोप आ सकता है। पेशेंट को फियर, पेशेंट बहुत ज़्यादा डर गया है उसकी वजह से वेजोवेगल सिंकोप आएगा। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, कैरोटिड साइनस क्या है, कैरोइड साइनस क्या है, जब इंटरकैरोटिड आर्टरी जो होती है हमारी, वो उसका जब बाइफर्केशन होता है और इस बाइफर्केशन के रीजन में एक साइनस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं केरॉइड साइनस सिंड्रोम। ओके, ये है साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेस। वेजोवेगल सिंकोप की पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि कैसे वर्क करता है। पहले क्या होगा, एनेक्सिटी, पेशेंट को जब एनेक्सिटी होगा तभी वेजोवेगल सिंकोप आएगा। जब पेशेंट एनेक्सिटी है तब क्या होगा, आपका कैटाकोलामाइन रिलीज होगा, कैटाकोलामाइन इंक्रीज होके रिलीज होगा, एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा सॉरी। इसकी वजह से क्या होगा, कैटाकोलामाइन जब रिलीज होगा तो कैटाकोलामाइन की वजह से जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस मींस हिंड्रेंस, जो वेस्कुलर हिंड्रेंस होता है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरीज एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, ये सिम्टम्स है इसमें, ठीक है। तो पूलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कैसे होगा, जब पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसका रुकना, मतलब रेजिस्टेंस मीन ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा तो पूलिंग हो जाएगी। पूलिंग क्या होता है कि ये आर्टरीज तो और इसके अगल बगल आजू बाजू क्या हो जा रहा है, ब्लड निकल निकल के एक्यूमुलेट हो जा रहा है, ठीक है, ये आर्टरी है। तो पुलिंग ऑफ ब्लड, और ये बॉडी में भी हो जाता है बहुत से रीजन में, पुलिंग ऑफ द ब्लड होगा और क्या होगा, एंड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, जो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा तब क्या होगा, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में होगा इंक्रीज हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट को कैसा होगा, रैपिड, बहुत जोर जोर से सांस लेगा। पेलर, उसका कलर कैसा हो जाएगा, हल्का येलोइश हो जाएगा। एंड पर्सपिरेशन हो जाएगा उसको, मींस उसको स्वेटिंग होगी, ठीक है। ये कंपेंसेटरी था, ठीक है। इस कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के बाद क्या होगा, डीकंपेंसेशन, ठीक है, डीकंपेंसेशन होगा। डीकंपेंसेशन की वजह से क्या होगा, आपका हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिक्रीज इन दी ब्लड प्रेशर हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा सेरिब्रल ब्लड फ्लो, आपका जो फ्लो ऑफ ब्लड, ओके, सेरिब्रल फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीज हो जाएगा।
सेरेब्रल फ्लो, जो सेरेब्रल एरिया होती है ब्रेन की, उसके अंदर ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। फिर पेशेंट क्या हो जाएगा, एट लास्ट जब ब्लड फ्लो कम हो गया तो पेशेंट को क्या आएगा, सिंकोप। ये मैकेनिज्म है वेसोवेगल सिंकोप की। कैसे वेसोवेगल सिंकोप आता है, कैसे पेशेंट की एनेक्सिटी होती है, फिर कैटेकोलामाइन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, पोलिंग होगा, ब्लड प्रेशर आर्टेरियल का डिक्रीज हो जाएगा, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा, तब हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्रीदिंग रैपिड होगी, कलर उसका चेंज होगा और स्वेटिंग होगी। डिकम्पोजिशन में फिर वो कन्वर्ट होगा, डिकम्पोजिशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, सेरेब्रल फ्लो ब्लड का डिक्रीज हो जाएगा और एट लास्ट पेशेंट को क्या हो जाएगा, सिंकोप। ठीक है, इसको मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट से पहले हम देखेंगे डेंटल कंसिडरेशन क्या है, कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें देनी है पेशेंट को, ये देखेंगे। पहला है कि आप उसका एंग्जाइटी रिडक्शन प्रोटोकॉल करेंगे। ये इसमें क्या क्या होता है कि आप उसे प्री मेडिसिन देंगे पेशेंट को विथ हिप्नोटिक्स, ठीक है। हिप्नोटिक्स इसलिए देंगे एक दिन पहले कि पेशेंट अच्छे से रिलैक्स स्लीप ले ले, अपनी सर्जरी के एक दिन पहले, बिफोर द सर्जरी, जब बिफोर सर्जरी के एक दिन पहले आपको हिप्नोटिक देना है कि वो अच्छे से स्लीप लेके उसकी बॉडी रिलैक्स रहे, फिर वो सर्जरी के लिए आए। सिडेटिव ऑन सर्जरी डे, जिस दिन आपकी सर्जरी है उस दिन एडिक्वेट अमाउंट में आप उसको सिडेटिव देंगे कि पेशेंट घबराए ना, ठीक है, एनेक्सिटी ना हो। उसको शेड्यूल करेंगे, उसका जो भी सर्जरी आप कर रहे हैं वो मॉर्निंग में हो, ठीक है। पेशेंट जो है उसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराना है आपको, एडिक्वेट पेन कंट्रोल आपको देना है। उसकी अपॉइंटमेंट इतनी नहीं रखनी है कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट बहुत लेंदी लगे, उसकी अपॉइंटमेंट एक एडिक्वेट टाइम पे और फटाफट होनी चाहिए। रिलैक्स बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे आप जब आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे। कोई भी एनेक्सिटी कंडीशन आ रही है सर्जरी में, उसको आप अवॉइड करेंगे ये मेडिसिन देके। पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स, अगर पेशेंट की सर्जरी हो गई फिर उसको पेन अकर हो रहा है तो उसके लिए आप पहले ही उसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलैक्सेंट और एनेक्सिटी कंट्रोल ड्रग्स दे के रखेंगे पेशेंट को, कि पेशेंट को बार बार एनेक्सिटी ना आए आफ्टर सर्जरी। ये सारी प्रोटोकॉल्स है आपको फॉलो कर रही है जब वेसोवेगल सिंकोप के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये सारी चीज़ें देखनी है आपको और प्रैक्टिस करनी है। ओके, डेंटल कंसीडरेशन कंसीडर करनी है, कंसीडर मींस ये सब आपको फॉलो करना है, फॉलो अप करना है। मैनेजमेंट में क्या होगा, पेशेंट जब भी वेसोवेगल सिंकोप में आया तब आप क्या करेंगे, सारा ट्रीटमेंट अपना स्टॉप करेंगे एज यूजुअल। पेशेंट को आप फ्लैट जमीन पे सुलाएंगे, उसका लेग जो होना चाहिए वो रेज्ड होना चाहिए, ठीक है। रेज्ड मीन उठा हुआ होना चाहिए उसका पैर। कूल टॉवल आप लगाएंगे उसके फोरहेड पे, उसके माथे पे आप ठंडी करके टॉवल लगाएंगे। उसको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरह दिए जाएंगे। वाइटल साइंस आप चेक करिए, मॉनिटर करिए, मॉनिटर करिए उसकी ब्रीदिंग चल रही है अच्छे से कि नहीं। उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे, BLS, ठीक है। अगर ब्रीदिंग उसकी एब्सेंट हो गई तब आप एक मेडिकल असिस्टेंस अपने साथ रखेंगे। ब्रीदिंग जब उसकी कम हो गई तब आप उसे एम्बुलेंस बुला के इमरजेंसी में शिफ्ट करेंगे। अगर पेशेंट अच्छी तरह ब्रीथ कर रहा है लेकिन वो अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसके माउथ में या फिर उसके नोज में, नोज के सामने आपको अमोनिया सॉल्ट रखना है। अमोनिया सॉल्ट क्या करता है, कॉन्शियसनेस लेवल जो होती है वो रिवाइव कर देता है। मींस रिवाइव, जैसे आप पबजी में खेल रहे हैं या कोई भी गेम में खेलते हैं, रिवाइव होते हैं, उसी तरह जब आप अमोनिया सॉल्ट लगाएंगे नोज के पास पेशेंट के तो वो पेशेंट रिवाइव हो जाएगा। मींस उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है, जब वो अनकॉन्शियस था वो अब वो कॉन्शियस में आ जाएगा। फिर आप पेशेंट को भेज देंगे घर, उसे एस्कॉर्ट कर देंगे घर
कि जाओ। ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट है। जब आपको वेसोवेगल सिंकोप की इमरजेंसी आएगी तब आपको करना है। फैम हैव में अब वी हो गया हमारा, हैव कंप्लीट होने वाला है, जिसमें ई है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन का फंक्शन होता है, उसके अंदर डिसऑर्डर हो जाता है। मींस डिसऑर्डर मींस कोई चीज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रही है और उसमें ब्रेकेज हो जाएगा, तो वो डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सिंपल मीनिंग में कि ब्रेन अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देता है। कॉजिंग, इसके वजह से क्या होता है, एपिसोडिक डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, उसको जर्क्स आएंगे। ठीक है, एंड मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, जो उसका मोटर और सेंसरी फंक्शन होता है, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं बॉडी में, मोटर और सेंसरी, तो ये उसका डिस्टर्ब हो जाता है। मेजर जो सिजर्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मेजर सिजर्स होते हैं और एक स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है। ठीक है, मेजर सिजर्स में क्या होते हैं, टोनिक फेज होता है और क्रोनिक फेज होता है। टोनिक फेज में क्या होगा कि स्पाज्म होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पाज्म ऑफ मसल्स हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में, तो ये होगा टोनिक फेज। सेकेंड फेज क्या है, क्रोनिक फेज। जर्की फेज होगा, ये जर्की मूवमेंट्स होगा हेड में, आपके आर्म्स में, हैंड्स में, लेग्स में, तो इसे बोलते हैं क्रोनिक फेज। यहाँ पे पेशेंट कैसा हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और आपको नॉइजी और स्पाज्मोटिक ब्रीदिंग सुनाई दे सकती है। जब वो ब्रीथ करेगा तो बहुत नॉइजी ब्रीदिंग होगी, ऐसा हो सकता है। सलाइवेशन, उसको मुंह में से बहुत सलाइवा सिक्रीड होगा। यूरिनरी इनकंटिन्यूअस, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका वो कंट्रोल लूज कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनरी इनकंटिन्यूएंसी मींस कि उसको यूरिनेशन होता रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसे यूरिनेशन हो रहा है, क्योंकि ब्लैडर ने कंट्रोल लूज कर दिया है। क्योंकि जो बॉडी सेंसरी फंक्शन देती थी जो काम करने के लिए ब्लैडर को, वो अब हिंड्रेंस हो गया है, उसका डिस्टर्बेंस हो गया, इसी वजह से ब्लड यूरिनरी इनकंटिन्यूएंसी होगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, कंटिन्यू 5 मिनट्स तक आपका सिजर रहेगा और वो रिपीट होगा एपिसोड्स टू एपिसोड्स। ट्रू मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी, जब एक बार सीजर आया और वो कंप्लीट नहीं हुआ और उसी के अंदर दूसरा सीजर आ गया, उसको दूसरा अटैक आ गया, उसी फर्स्ट अटैक के अंदर दूसरा अटैक, तो ये एक ट्रू मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। यहाँ पे कैसे हो सकता है ये फेज तब आएगा जब पेशेंट अपना ड्रग्स, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं वो लेना भूल गया है उसके वजह से, या फिर पेशेंट को ट्रॉमा हो गया है उसके वजह से होगा, या फिर पेशेंट को ट्यूमर है ब्रेन में, ब्रेन एरिया में, उसके वजह से क्या होगा, स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा। आपको हर 5 मिनट्स पे कंटिन्यू रिपीटेड सीजर्स आएंगे। एपिलेप्सी का कॉज क्या है, जब पेशेंट को हेड इंजरी हुई रहेगी या फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मींस जब ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो जाएगा ब्रेन में जाना, उस टाइम पे आपको आएगा सीजर्स। ओके, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। एलए, आप अगर लोकल एनेस्थीसिया आपने ओवरडोज दे दिया है पेशेंट को उस टाइम पे, या फिर पेशेंट ने खुद ही गलती कर दी है, जैसे उसने अपना ड्रग्स लेना भूल गया है एंटी एपिलेप्टिक, तब ये सारे कॉजेज होते हैं आपका एपिलेप्सी का फेज आने के लिए। ओके, ट्रिगरिंग जोन क्या है, ट्रिगरिंग जोन है जब पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, ये ट्रिगर्स कर सकते हैं। ट्रिगर मीन्स आपका सीजर है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आप गलती पे गलती करते जा रहे हैं। जैसे इन्फेक्शन है, आप उसे अच्छे से हील नहीं कर रहे हैं, तब सीजर हो सकता है। अगर आपने खाना अपना मिस कर दिया, मील मिस कर दी, तब हो सकता है। फ्लैशिंग लाइट, अगर बहुत तेज रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही है, उस समय सीजर आ सकता है। एपिलेप्टोजेनिक ड्रग्स,
अगर एपिलेप्टोजेनिक ड्रग है तो उसकी एपिलेप्सी जो क्रिएट करता है वो सारे ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, उसकी वजह से फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रिगर हो सकता है आपका एपिलेप्सी। अल्कोहल ले रहा है, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को, इन्फेक्शन है, अगेन आई हैव रिटन दिस सेकेंड टाइम, इसको काट देते हैं। विड्रॉल ऑफ एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन, अगेन जब पेशेंट मेडिसिन लेना भूल जाएगा उस टाइम पे क्या होगा, फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स होंगे आपका सीजर क्रिएट करने का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, एपिलेप्सी का ऑरा। सबसे पहले ऑरा होगा। ऑरा क्या है कि जब आपका जनरलाइज कन्वर्जन होगा, जनरलाइज पूरा कन्वर्जन होगा, उसके पहले जो मूवमेंट या फिर सेंसेशन एक पार्ट का बॉडी का लॉस होगा कॉन्शियसनेस, तब ये पहला स्टार्टिंग ऑरा है। सबसे पहले क्या होगा, एक पार्ट का जो बॉडी का एक पार्ट है उसका कॉन्शियसनेस लेवल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा कॉन्शियसनेस लेवल खत्म होगा और आपको कन्वर्जन्स आएंगे। इसे कहते हैं ऑरा। ऑरा में क्या क्या होता है, ऑरा में होता है, ऑरा कंसिस्ट ऑफ मूड चेंज, इरिटेबिलिटी होगा, हेलुनेशंस होगा। हेलुनेशंस क्या होगा, जो चीज़ें नहीं प्रेजेंट है पेशेंट वो भी सोच के सोचेगा कि ये चीज़ है। हेडेक होगा उसको, ठीक है, सोच के वजह से वो परेशान होगा कि वो सोचेगा कि जो चीज़ें नहीं है उसे अजीब अजीब ख्याल आएंगे, सपने आएंगे। इसे हेलुनेशन बोलते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि दिन में सपने देखना। ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा इसमें। स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स कॉजेज द ब्रीदिंग इम्पॉसिबल। जब कोई भी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये होल है, मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या इस होल में से एयर पास होगी, नहीं। उसी तरीके से स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी, जब स्पाज्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा रेस्पिरेटरी मसल्स का, उसकी वजह से जो ब्रीदिंग होती है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। पेशेंट का कलर, का स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डस्की और साइनोटिक। साइनोटिक मीन्स ब्लूइश कलर होता है, ब्लू कलर, ग्रेइश होगा या ब्लूइश होगा। और ब्लैडर और बाउल, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर और बाउल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इनका कंट्रोल लूज हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कंट्रोल लूज कर देंगे, इसके वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस यूरिनेशन होगा। ठीक है, और अपच पेट में हो जाएगी, अपच बोलते हैं ना, इंडाइजेशन, कंट्रोल लॉस होने की वजह से ये सब चीजें होंगी। ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एपिलेप्सी का। डेंटल कंसिडरेशन क्या क्या है, पहले आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसने कौन से ड्रग्स लिए हैं या कोई डिजीज़ है उसको तो कौन से ड्रग्स लेता है, ये आप पहले जानेंगे। ट्रीटमेंट देंगे जब पेशेंट को, तो वो गुड कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी सीजर उसको नहीं आया होना चाहिए। प्री मेडिकेशन आप देंगे उसको, पेन किलर, एंटी एनेक्सिटी ड्रग्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। एक ऑप्टिमल डोज आप एलए का लगाएंगे, ओवरडोज नहीं करेंगे पेशेंट को। ठीक है, ये सारे डेंटल कंसिडरेशन आपको ध्यान रखना है कि जब आप पेशेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। पेशेंट का अगर सीजर आया है तब हम मैनेज करते हैं ना, तो सुपाइन पेशेंट जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे पहले स्टॉप कर देंगे, फिर सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा देंगे। उसने अगर टाइट क्लोथ पहने हैं तो उसे लूज करेंगे। अवॉइड रीस्ट्रेनिंग, कोई भी प्रेशर पेशेंट के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, माउथ शुड बी नॉट फोर्स्ड ओपन, उसका माउथ जो है आप जबरदस्ती से ओपन नहीं करेंगे, या फिर माउथ के अंदर कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे कि वो स्वॉलो हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल में नहीं होता है, उसको रिपीटेड सीजर आते हैं, उसका स्पाज्म होता रहता है, बॉडी का जर्क आता है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके माउथ में नहीं डालेंगे। टर्न स्टेबल साइड पोजीशन, आप उसको एक स्टेबल साइड पोजीशन देंगे पेशेंट को, जब तक आपका सीजर स्टॉप नहीं हो जाता, जब तक पेशेंट का सीजर स्टॉप नहीं हो जाता तब तक। ओपन एंड
मेंटेन क्लियर एयरवे, आपको क्लियर एयरवे देना है, जैसे कि बहुत भीड़ लगा के नहीं रखनी है पेशेंट के आजू बाजू, सबको दूर दूर रहना है और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर उसको आए वो देखना है। अवॉइड एस्पिरेशन, आपको कोई एस्पिरेशन नहीं करना है और चेक करना है उसकी ब्रीदिंग कि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, ये सारे मैनेजमेंट होंगे। अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस लेवल में है तो आपको सक्शन एयरवे यूज करना है, उसकी साइन जो मॉनिटर करेंगे आप वाइटल साइंस वो करना है, ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट में उसको प्रोवाइड करना है और फिजिशियन से उसको कंसल्ट करवाना है और उसको फिर घर भेज देना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, यूसी अनकॉन्शियस, फिर आप मेडिकल असिस्टेंस के साथ रहेंगे अपने, आप सक्शन एयरवे लगाएंगे उसके माउथ में, उसका साइन अगेन मॉनिटर करेंगे, आप उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन में। ये था अनकॉन्शियस। अब देखेंगे हम जब आपका कंटिन्यू 5 मिनट पे आ रहा है सीजर, तब जब पेशेंट को कंटिन्यू 5 मिनट्स का सीजर आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है उसी सीजर में, जब वो ट्रूली मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में होगा, तब आप क्या देंगे, उसे डाइज़ाबाम देंगे 5 mg पर मिनट आईवी पे। इसका रेशो, इसका अमाउंट जो होता है 5 mg, आप उसको 10 mg तक लेके जा सकते हैं। मिडा जोलैम देंगे आप उसको 3 mg पर मिनट आईवी या फिर आईएम, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर देंगे। इसका जो रेंज है आप 6 mg तक लेके जा सकते हैं, तब तक पर मिनट देते रहेंगे जब तक उसका सीजर है वो स्टॉप ना हो जाए। आप उसकी वाइटल साइंस चेक करिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दीजिए उसे और एट लास्ट उस पेशेंट को आप इमरजेंसी कंडीशन में सेंड कर देंगे। तो ये सारे थे मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। अब हम देखेंगे एस, शॉक। फैम हमारा कंप्लीट हो गया, हैव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एस। अभी दो ही हमारा इमरजेंसी बचा है, एस और पी। शॉक, शॉक देखेंगे अक्यूट जनरलाइज इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ क्रिटिकल ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गन। जब इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, इनएडिक्वेट परफ्यूजन मतलब ब्लड सप्लाई अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऑर्गन को नहीं मिलेगी, तब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फेज आ जाएगा। जब उसको परफ्यूज, परफ्यूज मीन्स एक प्रॉपर अमाउंट में जब ब्लड ऑर्गन को मिलता है तो वो अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, जब अक्यूट जनरलाइज इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, अक्यूट मीन्स कम टाइम के लिए और पूरी बॉडी में कम आपका ब्लड फ्लो होगा, कम ब्लड का लेगा बॉडी ऑफ क्रिटिकल ऑर्गन। जब कम परफ्यूजन होगा एक पर्टिकुलर क्रिटिकल ऑर्गन का, उस टाइम पे शॉक आएगा। इसके वजह से क्या होगा, अक्यूट पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्यूर, जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, जो पेरिफेरल एरियाज में सर्कुलेशन हो रहा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, जब कम अमाउंट ऑफ परफ्यूजन होगा ऑर्गन्स में उस टाइम पे। मार्क्ड बाय हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मींस बीपी यहाँ पे लो, ब्लड प्रेशर जो होता है, जिस अमाउंट से प्रेशर क्रिएट होता है बॉडी में ब्लड के लिए टू सप्लाई, वो कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन। एंड कोल्डनेस ऑफ द स्किन, स्किन ठंडी पड़ जाएगी, ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा, फास्ट ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग होगी, एक्सेस ब्रीदिंग होगी, नंबर ऑफ ब्रीदिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, एनेक्सिया, एनेक्सिटी होगा, रेस्टलेसनेस होगा उसको। जब आप शॉक को अनट्रीट करते हैं, मींस अगर छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो वो फेटल हो सकता है। फेटल मींस डेथ हो सकती है पेशेंट की। साइंस क्या है, नोजिया होगा आपको, या आपके पेशेंट को थर्स्टी फील करेगा, प्यासा, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग जैसा। एसिडोसिस क्या होता है, एसिडोसिस मींस जब बॉडी में एसिडिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, उसको एसिडोसिस बोलते हैं। एसिडिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, पेट की एसिडिटी नहीं, जो बॉडी के फ्लूइड की एसिडिटी है, पीएच लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एसिडोसिस के साथ साथ एक अल्कालोसिस होता है जिसमें बेस इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है, बट यहाँ पे एसिडोसिस होगा। रैपिड थ्रेडी पल्स, रैपिड बहुत रैपिड पल्स होगा, पल्स रेट। और जब आप चेक करेंगे, थ्रेडी पल्स मीन्स जब आप चेक करेंगे पेशेंट का पल्स रेट, तो एक आपको पल्स मिलेगी, लेकिन इतनी रैपिड होगी वो कि आपको थ्रेडी जैसा फील आएगा। ठीक है, बहुत फास्ट जाती है वो पल्स। सीएनएस डिसफंक्शन हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका फंक्शन करना कम कर देगा या बंद कर देगा। डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया क्या होता है, जब पेशेंट बहुत खींच खींच के सांस लेता है, जैसे बहुत प्रेशर लगा के सांस ले रहा है, जैसे कभी कभी हमारी नाक नोज ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से डिस्निया हो जाता है। बहुत खींच के सांस लेना, डीप ब्रीदिंग करता है। एनेक्सिटी, रेस्टलेसनेस बोला मैंने। कोमा में पेशेंट जा सकता है, चांसेस है। जब आप उसको अनट्रीट कर देंगे, फेटल हो जाएगा वो। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स जो होती है, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसे वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। पेल, कोल्ड स्किन, पेल कलर होगी स्किन का। कोल्ड, जैसे मैंने बताया, कोल्डनेस होगी स्किन में, और स्किन हमेशा मॉइस्ट होगी उसकी। रेस्टलेसनेस होगा, बेचैनी होगी। रेस्टलेसनेस क्या होता है, बेचैनी। रैपिड एंड स्वॉलो शैलो रेस्पिरेशन होगा, बहुत फास्ट होगा रेस्पिरेशन। और शैलो मीन्स डीप, बहुत खींच खींच के सांस लेगा, मैंने बताया पेशेंट बहुत डीप डीप ब्रीदिंग करेगा। ठीक है, ये सारे साइंस है शॉक के। जब ये सारे साइंस आपको दिखे, तो मतलब आप कौन से एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहे हैं, शॉक की कंडीशन में जा रहा है आपका पेशेंट। आपने टाइप्स क्या है, टाइप्स ये है, इसमें इसमें 4 टाइप्स होते हैं। जब इनसफिशिएंट होता है परफ्यूजन वाइटल ऑर्गन्स का, सेल्स का, उसकी वजह से क्या होता है, शॉक होता है। मैंने बताया जब इनसफिशिएंट परफ्यूजन होगा, जैसे इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलेगा, किसी भी चीज को हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई चाहिए अच्छे से वर्क करने के लिए, अगर आप उससे वही नहीं देंगे तो वो तो शॉक में आएगा ना, तो इसलिए शॉक में आ रहा है। टाइप हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, कार्डियक शॉक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक शॉक होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। ये सारा हम डिटेल में देखेंगे कि ये टाइप्स कौन से हैं शॉक्स के। 4 टाइप्स के जो शॉक है उसमें से पहला हम देखेंगे हाइपोवॉल्मिक शॉक। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक होता है। इसका मेन रीज़न क्या है, जब आपका ब्लड लॉस होगा ड्यू टू द इंजरी, या फिर फ्लूइड लॉस होगा ब्लड का इंजर्ड पार्ट से, उस टाइम पे आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक आएगा। हाइपो मीन्स लेस, ओके, वॉल्मिक शॉक। एग्जाम्पल क्या है, एक्सटर्नल इंजरी हो गई या इंटरनल हेमरेज हो गया आपको, जैसे कि जीआईटी ब्लीडिंग हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग, या फिर कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या फ्रैक्चर आ गया, उस टाइम पे आपको हाइपोवॉल्मिक शॉक आएगा। ठीक है, जब बर्न या फिर क्रश इंजरी हो जाती है उस टाइम पे भी हाइपोवॉल्मिक शॉक हो जाता है, क्योंकि जो फ्लूइड लॉस होता है वो ज़्यादा होता है बॉडी से। हीट एग्जॉशन कॉज कर सकता है, मे कॉज हाइपोवॉल्मिक शॉक। ओके, जब ब्लड आपका कम होगा, ब्लड का फ्लूइड कम होगा बॉडी के अंदर, लेस हो जाएगा, उस टाइम पे हाइपोवॉल्मिक शॉक आएगा। कार्डियोजेनिक शॉक कब आएगा, ये हार्ट डिसऑर्डर है। ठीक है, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है हार्ट का, उसकी वजह से जब आपका हार्ट का सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है बॉडी हार्ट के अंदर, उस टाइम पे कार्डियोजेनिक शॉक आता है। ओके, ये क्या था कि पूरी बॉडी में लॉस था, जब ब्लड कम हो जाएगा तब होगा। ये हार्ट के अंदर जब सर्कुलेशन नहीं होगा तब होगा। हार्ट डिसऑर्डर है ये, कार्डियक फेलियर, कार्डियक जो हमारा हार्ट है वो फेल हो जाएगा बाय कौन से ये सारे डिजीज की वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, आपके मायोकार्डियम में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, मायोकार्डाइटिस हो गया, मींस जो आपकी मायोकार्डाइटिस मींस आपका जो मायोकार्डियम है उसका आइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया, कार्डियक टैम्पोनेड हो गया, आपके बॉडी में
जो हार्ट है उसके अराउंड क्या फ्लूइड फिल हो जाएगा, ठीक है, सैक में। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका एम्बोलिज्म ब्लॉकेज हो जाएगा बॉडी में। पैरोक्सिमल ट्रैकीकार्डिया होगा। फास्ट ब्रीदिंग होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर जब हो जाएगा, जब आपका लेफ्ट हार्ट का वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो फेल हो जाएंगे, वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, तब कार्डियक डिसरिथमिया। कार्डियक जब अच्छे से काम नहीं करेगा मींस उसका जो पल्स रेट है वो ऊपर नीचे जा रहा है, आपका रेट उसका सही नहीं है पल्स रेट, तब आपको कार्डियक शॉक आएगा, कार्डियोजेनिक। मेट्रल या फिर एओर्टिक रिगार्गेशन। मेट्रल वॉल्स खराब हो जाएंगे, आयोटिक वॉल्स खराब हो जाएंगे। रिगार्गेशन मींस वापस से ब्लड वेंट्रिकल में आया, ये समझिए ये वॉल्स है कि ये फ्लैप है, ब्लड आया और ब्लड को पंप होके अब बाहर जाना है, तो जब ये खराब हो जाएगा, ये क्लोज नहीं करेगा, ब्लड इसमें आया, ठीक है, ब्लड वापस बाहर गया। अब ब्लड जब बाहर जाएगा तो इसे क्लोज होना चाहिए, इसकी यहाँ पे लीकेज ना हो अंदर, ठीक है। लेकिन जब ये वॉल्स आपकी खराब है, मिट्रल वॉल्स खराब है, उस टाइम पे ये अच्छे से क्लोज नहीं करेगा, ये इतना ही क्लोज करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लीकेज होगा। रिगार्गेशन मीन्स जो फ्लूइड है, ब्लड फ्लूइड, वो वापस आएगा। कार्डियक अमाइलोडोसिस ये होगा। ये सारी डिजीज है, इसके वजह से कार्डियक शॉक होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। थर्ड है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें क्या होता है, दो टाइप्स, सब टाइप्स होते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक होता है और वेसोजेनिक शॉक होता है। फ्रॉम रिफ्लेक्स वेसोडायलेशन विद पूलिंग ऑफ द ब्लड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आपका पूलिंग ऑफ ब्लड होगा मींस कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल वेसल्स है, ये इंटेस्टाइन नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल बोल के आदत हो जाती है ना। पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द स्मॉल वेसल, जब वेसल्स है, छोटी छोटी आपकी वेसल्स है, इसके साइड साइड में सराउंड कर रहा है ब्लड, ठीक है, इसके साइड साइड में ब्लड सराउंड कर रहा है, उसके वजह से होता है ये डायलेशन। डायलेशन मीन्स जब वेसल्स आपकी खुलेगी, डायलेट होगी, ठीक है, रिलैक्स होगी, तब क्या होगा, जो ब्लड है वेसल्स के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से होता है न्यूरोजेनिक शॉक। एंड हेंस डेफिशिएंट वेनस रिटर्न। जब डायलेट होगी तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, फिर उसकी वजह से जो हार्ट का रिटर्न है, हार्ट का वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा। डेफिशिएंट मतलब लेस। एंड डिक्रीज द आउटपुट, उसके बाद जब प्रेशर कम हो जाएगा तो पता ही है कि आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है, प्रेशर कम आउटपुट कम। जब आउटपुट कम तब शॉक लगेगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आपका ब्लड नहीं जा पा रहा है पूरे बॉडी में, हार्ट में, उसकी वजह से क्या होगा, शॉक आएगा। कौन से डिजीज में ये होता है, जब आपका पेप्टिक अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा उसकी वजह से होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा हो गया है, उसकी वजह से होगा स्पाइनल एनेस्थीसिया। अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया लगाया है, लेकिन जब आप लगा रहे हैं तो अच्छे से नहीं लगाए, बार बार आप इंसर्शन कर रहे हैं और बार बार निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड में, तो उस टाइम पे भी न्यूरोजेनिक शॉक आएगा। देखो ये न्यूरो, न्यूरो इज रिलेटेड टू नर्व, ओके, तो ये आएगा। अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस मींस जब पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, तब होगा आपका न्यूरोजेनिक शॉक। वेसोजेनिक क्या होता है, पुलिंग ऑफ द ब्लड, सेम यहाँ पे भी पुलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव में पुलिंग ऑफ द ब्लड होगा, वेसोजेनिक में पुलिंग ऑफ द ब्लड विद इन द वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर जो सिस्टम है आपका, वेसल्स, उनके अराउंड पुलिंग ऑफ द ब्लड होगा। किस में होगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जब एड्रिनल इनसफिशिएंट होगा बॉडी में, तब हाइपोथायरॉयडिज्म, पर्सन हाइपोथायरॉयडिज्म से फेस कर रहा है, उसको हाइपोग्लाइसेमिया है या फिर एनाफाइलैक्स है, उस टाइम पे होगा वेसोजेनिक शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव नेम बता रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन,
पहले हमने देखा हाइपोवॉल्मिक। हाइपोवॉल्मिक मीन्स डिक्रीज, हाइपो मीन्स लेस, तो डिक्रीज इन दी ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड लॉस हो जा रहा था आपका। कार्डियोजेनिक शॉक में जो कार्डियक है आपका हार्ट है उसके अंदर प्रॉब्लम थी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में पूलिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो बॉडी है आपकी कोलैप्स हो जाएगी। अगर न्यूट्रिशन सेल्स को नहीं मिल रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में, तो बॉडी आपकी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिल रहा है सेल को। सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन। तो वो अच्छी तरीके से सेल को नहीं मिलेगा, इसलिए सेल कोलैप्स होगा, टिश्यू कोलैप्स होंगे, ऑर्गन कोलैप्स होगा और पूरा खत्म। O2 कम होने की वजह से क्या होगा? वेंट्रिकल फिलिंग होगी। वेंट्रिकल फिलिंग कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी आपकी। जो ब्लड, जो O2 पहले बॉडी से, हार्ट से निकलता है, सब जगह जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल फिलिंग, वेंट्रिकल्स में जो फिलिंग होगी आपकी वो कम हो जाएगी, वेंट्रिकल्स में कम ब्लड भरेगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल्स में कम ही देगा वो, तो बाहर निकालेगा भी तो कम ही ना, तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। किस डिजीज में होता है? जब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो गया, कम आ रहा है ब्लड, तब क्या हो गया? शॉक आ जाएगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ये शॉक लग रहा है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव। यहाँ पे पूलिंग हो रही थी इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक था ये। किस में होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब पल्मोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाएगी, एम्बोलिज्म मीन्स ब्लॉकेज हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, उस टाइम पे होगा ये न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स मीन्स जब लंग्स या चेस्ट के बीच में आपका ऑक्सीजन लीक कर रहा है, O2, ओके, उस टाइम पे हो जाएगा। एजेनमेंजर सिंड्रोम क्या है? एजेनमेंजर सिंड्रोम ये है जब, ऐसे बोलते हैं ना कि दिल में उसके होल है, तो जब दिल में होल मीन्स क्या होता है कि जब आपका हार्ट के अंदर यहाँ पे वॉल्व कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है लेकिन यहाँ पे स्पेस है, इस रीजन में आपकी वॉल्व जो है कनेक्टेड नहीं है वेंट्रिकल्स की, तब होगा एजेनमेंजर सिंड्रोम। ट्रॉमा की वजह से पेशेंट बहुत बड़ा ट्रॉमा देखा है, फेस किया है, उस टाइम पे भी हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेज कैसे करेंगे हम शॉक को? ABC हम मेंटेन करेंगे, एयर ब्रीदिंग और उसका सर्कुलेशन हम मेंटेन करेंगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन उसका करेंगे, जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं वो इंक्रीज करेंगे। ट्रेंडलन बर्ग पोजीशन, जब हेड आपका यहाँ रहता है, फीट आपकी यहाँ रहती है, ठीक है, और ये पोजीशन 15 से 30 डिग्री होता है, तब बोलेंगे आप ट्रेंडलेनबर्ग, ओके। आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमने डिजीज देखी है जिसकी वजह से होता है शॉक, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसका कॉज, मतलब ट्रीटमेंट देंगे उस डिजीज का, ओके। एस्टेब्लिश्ड हेमियोस्टेसिस, हेमियोस्टेसिस आपको एस्टेब्लिश करनी है प्रॉपर। मॉनिटर करेंगे हम वाइटल साइंस, उसका वाइटल साइंस जैसे पल्स रेट, हार्ट रेट सब चल रहा है अच्छे से कि नहीं। IV इंट्रावेनस उसको हम देंगे क्रिस्टलॉइड्स या फिर रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन देंगे, या फिर हम नॉर्मल सलाइन देंगे, क्योंकि ड्यू टू द लॉस ऑफ द ब्लड जब होगा हाइपोवॉल्मिक शॉक, तब इसे मैनेजमेंट करेंगे, पूलिंग ऑफ द ब्लड। आपको ये सॉल्यूशन ओवरलोड नहीं कर रहा है, एक प्रॉपर अमाउंट में देना है कि पेशेंट जितना उसको रिक्वायर्ड है। आप रिक्वायरमेंट कैसे जानेंगे? उसका ब्लड प्रेशर देख लीजिए, उसका यूरिन आउटपुट देख लीजिए कितना है। अगर ज़्यादा यूरिन आउटपुट है तो आपको एज जैसे कम देना है, ओके। ये डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट है उसका यूरिन का और ब्लड प्रेशर कितना है, उसकी वजह से हम फ्लूइड उसको देंगे पेशेंट को। जब हम
इम्प्रूव करते हैं, सिस्टमिक परफ्यूजन और ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सारा जब हम करते हैं तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो होती है बॉडी की वो अच्छी हो जाती है, और जो एसिड बेस का इम्प्रॉपर रेशो होता है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर हो जाता है। फिर और एयर आप दे रहे हैं अच्छा, उसको सॉल्यूशन जो लॉस हुआ है वो दे रहे हैं अच्छे से, तो आपका पेशेंट मैनेज हो जाएगा। ओके, ये था मैनेजमेंट आपका शॉक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहे। कमेंट करिए अपना टॉपिक कौन सा आपको चाहिए। आई एम मेकिंग द डेंटिस्ट्री ईजियर फॉर यू। पोस्चरल हाइपरटेंशन हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो इमरजेंसी है वो पोस्चरल हाइपरटेंशन है। एज आई हैव टोल्ड यू, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, आप कमेंट करेंगे वीडियोस पे तो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। ठीक है। पोस्चरल हाइपरटेंशन क्या है? ड्यू टू द पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड इन ए रीजन। जब पेरिफेरल पूलिंग, पेरिफेरी मीन्स अराउंड, ओके, पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाएगा, दैट इज नॉट रीमोबलाइज्ड क्विकली, जिसको आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं, इनफ टू प्रिवेंट सेरेब्रल इश्चीमिया व्हेन, जब आपका पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा तब सेरेब्रल इश्चीमिया होगा। ठीक है, तो इसे आप तुरंत या उसी समय रिमोबलाइज नहीं कर सकते, वहां से तुरंत निकाल नहीं सकते ब्लड को। ठीक है, तब आपका होगा पोस्चरल हाइपरटेंशन। जब ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप अपना पोस्चर चेंज करेंगे। पोस्चर मीन्स आप लेटे हुए तुरंत आप उठ गए, ठीक है, रैपिडली। ठीक है, रैपिडली मीन्स तुरंत आप उठ गए और आपने अपराइट पोस्चर ले लिया, सीधे आप बैठ गए एकदम। ठीक है, उस टाइम पे ये पोस्चरल हाइपरटेंशन होता है। कॉमन इन डेंटल प्रोसीजर्स, जब पेशेंट का हेड यहाँ पे रहेगा और लेग यहाँ पे रहेगा, आप पेशेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट कर रहे हैं, फिर पेशेंट की आपने चेयर सीधी की और आपने उसे ऐसे बिठा दिया रैपिडली, तब होगा आपका पोस्चरल हाइपरटेंशन। ये ज़्यादा कॉमन होता है डेंटल प्रोसीजर्स में, जब डेंटल प्रोसीजर्स में बहुत कॉमन होता है ये। ठीक है, अब ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन और वेजो डिप्रेसर सिंकोप में क्या डिफरेंस है? ऑर्थोस्टैटिक जो हाइपरटेंशन होता है ये पोस्चर पे डिपेंड होता है। ये किस पे डिपेंड होता है? पोस्चर पे। इसमें क्या होता है? डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो होता है ब्लड का वो डिक्रीज हो जाएगा। और वेजो डिप्रेसर सिंकोप क्या होता है कि पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, पेरिफेरी में जो आपका सर्कुलेशन होता है अगर वो फेल हो जाएगा, अच्छे से वर्क नहीं करेगा, उस टाइम पे आपका वेजो डिप्रेसर सिंकोप होगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है? जब आपका एज इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोस्चरल हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा। जब आप सडन चेंज कर रहे हैं डेंटल पोजीशन, आपकी डेंटल में आपका पोजीशन सडन चेंज हो रहा है, उसकी वजह से होगा। प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर पे ज़्यादा होता है पोस्चरल चेंज, पोस्चरल हाइपरटेंशन। पेशेंट अगर ड्रग ले रहा है जो वेजोडाइलेशन कर रहा है, ड्रग्स जैसे नारकोटिक्स या हाइपर टेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव लेंगे, या साइकेट्रिक ड्रग ले रहा है पेशेंट, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा, वेसल्स जो है डायलेट होंगी, उसके वजह से क्या होगा? पोस्चरल हाइपरटेंशन होगा। फिजियोलॉजी क्या है पोस्चरल हाइपरटेंशन की? जब वन और मोर नॉर्मल अडेप्टिव मैकेनिज्म, जब आपकी एक या ज़्यादा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी तो बॉडी रिस्पॉन्स ग्रेविटी को करना थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, आपके बॉडी में अगर कुछ मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होता है? बॉडी रिस्पॉन्स करना थोड़ा सा कम कर देती है ग्रेविटी के टुवर्ड्स। उसकी वजह से जब आप अपराइट पोजीशन करते हैं पेशेंट का, तब क्या होता है?
उसका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो सकता है कहाँ तक, 60 mm से नीचे, 60 mmHg से नीचे इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर ये होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट रेट होता है आपका वो चेंज हो जाता है या नॉर्मल सेम रहता है। इस चेंज की वजह से क्या होता है, आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा। जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो ड्रॉप होता है अप्रोक्सीमेटली 30 ml डाउन, ब्लड का टोटल अमाउंट पर मिनट और पर 100 mg ऑफ ब्रेन, जब आपका 100 mg है ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्लड, उसका ब्लड अप्रोक्सीमेटली 30 से नीचे जाएगा, उस टाइम पे पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा। ये पोस्चरल हाइपोटेंशन तो हो रहा है, लेकिन जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो ड्रॉप होगा उस टाइम पे पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस लेवल लॉस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको हाइपोटेंशन ही होगा, लेकिन जब सेरेब्रल ब्लड फ्लो आपका ड्रॉप होगा तब कॉन्शियसनेस लेवल पेशेंट का चला जाएगा। ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पैल्पिटेशन होगा और वीकनेस होगी। पैल्पिटेशन मीन्स जब उसका हार्ट रेट चल रहा है तो उसको फील होगा कि उसकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट चल रही है। वीकनेस उसको होगा। डेंटल कंसिडरेशन क्या है, नो सडन राइज, जब आप पेशेंट कर रहे हैं तो आपको तुरंत पेशेंट को नहीं उठाना है। ठीक है, चेंज पोजीशन, आपको पोजीशन चेंज करते रहना है 2 to 3 टाइम्स स्लोली ग्रेजुअली आपके ट्रीटमेंट के बाद। ये क्या करेगा, ये आपका प्रिवेंट करेगा पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, ये था डेंटल कंसिडरेशन। डेंटल के क्लिनिक में आप क्या क्या करेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज करेंगे अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन आ गया, उसके बाद क्या करते हैं। मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन का, पेशेंट को आपको सुपाइन लेग एलिवेटेड पोजीशन में डालना है। ठीक है, हेल्प करेगा ये किसके लिए, सेरेब्रल परफ्यूजन, जब पेशेंट का हेड यहाँ है, लेग्स यहाँ है, इस पोजीशन पे आपने पेशेंट को लिटाया। ठीक है, तो ब्लड फ्लो जो होगा वो ब्लड फ्लो आपके हेड में होगा। सेरेब्रल परफ्यूजन, परफ्यूजन मीन्स इजीली उसका ब्लड ऑक्सीजन जाएगा सिर में, ब्रेन में। ठीक है, उसकी वजह से उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो रीजनरेट हो जाएगा। अगर कॉन्शियसनेस लेवल रिमेन वैसा ही रह गया तब आप क्या करेंगे, प्रॉपर एयरवे देंगे, उसको ऑक्सीजन दीजिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट दीजिए, मॉनिटर करिए वाइटल साइंस। फिर आपका एपिसोड अगर ख़त्म हो गया है तो स्लोली पेशेंट को रीपोजीशन करिए। एक ऐसे लेटा हुआ था ना, तो आप उसको सीधा बिठाएंगे स्लोली और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे, उसको घर भेज देंगे। लेकिन अगर ये इमरजेंसी कंटिन्यू हो रही है, पेशेंट को कॉन्शियसनेस लेवल नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब उससे इमरजेंसी शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारा था मैनेजमेंट ऑफ पी। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने बहुत इजी किया है। ये रेफरेंस कौन सी बुक से मैंने रेफर किया है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेन डेंटिस्ट्री। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए टॉपिक जो आपको चाहिए। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने दे के रखा है। ये कमेंटेड टॉपिक था इसलिए मैंने बनाया है इसके ऊपर, मेडिकल emergencies in dental practice. Thank you. Keep watching Pen Dentistry.